सीधी बिजाई का 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा फर्स्ट डे ही बच जाता है। हमारा कल्टीवेशन का, हमारा पडलिंग करने का, डीज़ल बहुत महँगा है या आपकी लेबर बहुत महँगी है, वो सब खर्चे आपके बच गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मैनर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पंजाब सरकार की तरफ से पिछले कुछ ही दिन पहले कहा गया था कि सीधी बिजाई को लेकर जो किसान हैं वो शुरुआत करें। सीधी जो बिजाई है धान की फसल की बात करें तो इससे किसानों को काफ़ी मुनाफा भी होगा। मेरे साथ इस वक्त हम खड़े हैं गांव साधुगढ़ में और मेरे साथ अमरिंदर जी हैं, अमरिंदर सिंह साधुगढ़। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे काम पर। अमरिंदर जी, अगर बात की जाए किसानों का पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि अगर बिजाई की बात की जाए तो जो सीधी बिजाई है उसका पूरा मतलब क्या है? क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की जाती है कहीं ना कहीं सीधी बिजाई की। नौजवान आप हो, क्योंकि अगर सबसे पहले बात की जाए तो एक एक तरफ तो नौजवान कहते हैं कि बेरोजगारी, लेकिन आपकी तरफ से ये एक तरह पहलू किया गया कि ये सब अंधविश्वास है, करना खुद ही पड़ता है। तो सीधी बिजाई का क्या फ़ायदा, क्या किसानों को क्या इस चीज़ का लाभ है? देखिए, सबसे पहले तो जो सीधी बिजाई है हमारी, वो मेरे खेती में आने से पहले से हमारे फार्म पे प्रैक्टिस की जा रही है। जैसे ईयर 2005 से हमने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस स्टार्ट की थी, जिसमें हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। एक साल किया, एक्सपीरियंस आया, अगले साल उससे बेहतर, अगले साल उससे बेहतर। तो 2005 से शुरू करके 10 तक हमने लगातार किया। उसके बाद फिर हमारी कोशिश रही कि कोई ऐसी टेक्निक या कोई और रास्ता ऐसा निकाला जाए जिससे, क्योंकि डीएसआर से हम सेटिस्फाइड हैं लेकिन हम बाकी फार्मर्स को उससे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ फार्मर अडेप्ट नहीं कर रहा था नए एक्सपेरिमेंट को। पर अगर इसका होल क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ के डीएसआर से आपका डीजल बहुत बड़ी मात्रा में बच जाता है, आपकी लेबर वो बच गई, आपका टाइम बचा, रिसोर्सेज बचे, और सबसे बड़ी बात आपका पानी बचा। तो होल कंसेप्ट ऑफ पेडी ट्रांसप्लांटेशन इज़ कि आप पहले खेत को कद्दू करते हैं, पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग के टाइम आप ज़मीन के नीचे एक लेंटर की तय लग जाती है, जिससे पानी नीचे रिफिल नहीं हो पाता, रिप्लेनिश नहीं हो पाता। तो उसी वजह से हमारे पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है वो इतना डिप्लीट हुआ। रीज़न्स और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन क्योंकि मैं खेती बैकग्राउंड से आता हूँ तो इसलिए। और जो डीएसआर है, इसमें जब हम पानी देते हैं तो पानी रिप्लेनिश होके नीचे रिफिल होता है, पानी नीचे जाता है। लेबर की लगवाई का खर्चा अब इस बार ही आवाज़ चल रही है कि 5000-5500 के आसपास एकड़ का रेट आएगा। तो अगर 5500 लेबर की जो कॉस्ट है वो आपकी बच गई, आपका पडलिंग करने का खर्चा 4000-4500 वो है, क्योंकि डीजल 100 रुपये के आसपास है। तो आपकी ट्रैक्टर की डिप्रिसिएशन, खुद की लेबर, ड्राइवर का सब निकाल के तकरीबन 10 से 12 हज़ार का डीएसआर में डायरेक्ट फ़ायदा हो गया आपका। और 1500 रुपये प्रति एकड़ सरकार ने एक वित्तीय सहायता दे दी उत्साहित करने के लिए। तो इसमें हमारा क्या है, जब आप पीछे जो ये फसल देख रहे हो ये बिल्कुल लाइनों में है, इसके बीच में से हवा भी क्रॉस होती है। तो हवा क्रॉस होने की वजह से इसको कोई रोग नहीं लगता। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रोग आएगा ही नहीं, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में इसको काफ़ी कम आएगा। इसके बीच में जो हवा क्रॉस हो रही है लाइनों में, उससे जो फंगीसाइड है जो हम स्प्रे करते हैं किसान आमतौर पे, इसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक बहुत ही खूबसूरती से इसको काम को मुकम्मल कर लिया जाता है, और ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो जाता है। अब जैसे ये धारणा बनी हुई थी कि अगर डीएसआर करनी है तो मई में करो। मेरे पीछे आप जो ये खेत देख रहे हो, ये फसल आज 28 दिन की हो चुकी है। 1 जुलाई को ये फसल हमने ड्रिल की, इसी महीने की 1 तारीख को इसको हमने ड्रिल किया था। ये आज 28 दिन की फसल है, इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं डाली, कोई इसको स्प्रे नहीं की। लेकिन वही है कि माइंडसेट बना हुआ है कि अगर डीएसआर करनी है, अगर उससे कुछ अलग करना है तो हमें कोई और इंसेंटिव दो, हमें बिजली जल्दी दो, हमें अब कई लोग मांग कर रहे थे 10,000 रुपये एकड़ दो। तो मैं उन सब व्यक्तियों से एक बात, उन सब किसानों से ये बात कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर हम डीएसआर करते हैं तो इसमें हमें सरकार क्या दे रही है वो मत देखिए। आप जब करेंगे आपको खुद अपना पैसा बचता हुआ दिखेगा। जब मैं पडलिंग कर रहा हूँ या मैं लेबर को पैसे दे रहा हूँ, वो तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ ना, वो तो कोई किसान, कोई सरकार आके नहीं दे रही। तो जब हम अपना खर्चा कम करेंगे, अगर मेरा 12,000 रुपये इसमें खर्चा ही कम आया, मेरा 2,000 का प्रोड्यूस अगर कम भी निकल जाएगा,
मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने 12,000 पहले बचा लिया। मैं 12-15 हज़ार लगा के 2-3 हज़ार का प्रोड्यूस बढ़ाऊँ, उससे अच्छा मैं 12-15 हज़ार पैसे ही बचा लूँ अपना। नहीं अगर बात करें करते हैं तो एक तो जो सीधी बिजाई है, जो जिसे कहते हैं बट दुत्ते नहीं, लाने फसल। वो हमारा है, वो है रिज ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आप ये पीछे आपके खेत हाँ जी, देख रहे हो, ये क्या है कि खेत को सूखे में ही उसकी वहाई करके, खेत को अच्छे से तैयार करके, उसमें रिजेस निकाल देने हैं, जिसको हम बोलते हैं वट्टा कढ़नियाँ। वट्टा कढ़ लिया, तो वट्टा बनाने के बाद उसमें पानी छोड़ के लेबर से उस रिज के ऊपर दोनों साइड रिज टू रिज डिफरेंस 2 फीट्स, और मतलब 2 फुट का फासला रिज से रिज, और प्लांट टू प्लांट डिफरेंस 9 से 10 इंच दोनों तरफ में उसको लगा के, उसमें इस टेक्निक से उसमें हमारा लेबर का खर्चा आएगा, लेकिन उसमें फंगीसाइड या कोई भी और बीमारी उस खेत में आती ही नहीं, क्योंकि उसमें स्पेस और बढ़ जाती है। जैसे इसमें तो आप फिर भी देख रहे हो लाइनें दिख रही हैं आपको, वो 2-2 फीट की दूरी पे जब रिज चले गए तो उसके बीच में से हवा बहुत अच्छे से क्रॉस होती है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा, ये सारे रिजेस जो हैं ये सनराइज टू सनसेट की डायरेक्शन में हैं। तो जब वो प्रॉपर प्लांट को फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसकी प्रॉपर होती है, उसको धूप मतलब हेड टू टो मिलती है और हवा बीच में से क्रॉस होती है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, जो पडलिंग करके पेडी ट्रांसप्लांटेशन पंजाब में की जाती है, लेबर को बोला जाता है कि इसको और कॉम्पैक्ट करो और नज़दीक लगाओ। फिर वो इतना नज़दीक हो जाता है कि उसमें से हवा नहीं क्रॉस हो पाती, वो पानी वही खड़ा है, वहीं से फंगीसाइड फंगस पैदा हो जाती है, वहीं से गोब की सुंडी या पत्ता लगे, वो सब कुछ, वो जो भी मतलब अटैक्स हैं वो वहीं पे हम पैदा कर रहे हैं। जो सीधी बिजाई है उस पे जो सरकार कहती है कि सीधी बिजाई करो, जब पूरी मेहनत करता है जब किसान, तो उसका आखिर में झाड़ क्या उसका ज़्यादा झाड़ निकलता है या कम निकलता है सीधी बिजाई? हमने आज तक जो हमारा सीधी बिजाई का तजर्बा रहा है, सीधी बिजाई में पडलिंग वाले खेत से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि जो नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है, पडलिंग वाले खेत से अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसके बिल्कुल बराबर नेक टू नेक रहता है। अगर उधर 28 क्विंटल निकला है, इधर भी 28 निकलेगा, उधर 30 निकला है, इधर भी 30 निकलेगा। लेकिन बहुत चांसेस ऐसे हुए हैं कि हमारा 1-2 क्विंटल झाड़ इसमें ज़्यादा आया है। तो फिर वही बात है, 1-2 क्विंटल मेरा झाड़ भी बढ़ गया, मेरा खर्चा कितना कम हो गया, मेरे को कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं लगाना पड़ा, ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन डाली, आधे घंटे में खेत की ड्रिल करके मैं फ्री हो गया। नहीं तो दूसरी तरफ अगर जून के महीने में पडलिंग करके पेडी लगानी है, तो पहले तो मैं खेत तैयार करूँगा, घंटा 2 घंटे उसको लगेंगे, फिर उसको पानी छोड़ूंगा, फिर कद्दू की प्रैक्टिस सारी, पहले उसकी बहाई होगी, फिर उसको सुहागा मारेंगे, फिर पानी की टेंशन रहेगी कि यार पानी भर के रखना है। अब जैसे हमारे थे, आपने उस तरफ में कितने खेत देखे ना, पानी भर भर के रखा है। पूरे पंजाब को 80% लोग पूरे पंजाब में खेती कर रहे हैं, और 80 में से 80% पेडी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है। तो आप ये देखो कि कितना बड़ा जो गवर्नमेंट का डाटा है, जो पिछले हमारे खेती बाड़ी अफसरों की टीम आई थी, उन्होंने जो बताया हमें 65 लाख एकड़ में पंजाब में पेडी लगती है। ये डाटा आज से 5 साल पुराना है, जैसे वो रिपोर्ट्स बैक डेट में चलती हैं। तो 65 लाख एकड़ में पेडी ट्रांसप्लांटेशन की जा रही है पडलिंग करके। तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके जून जुलाई में खेत में रखा जाता है। और फिर अब सूरज देवता को तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपनी गर्मी का कहर बरसा रहा है, वही पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, हम रोज़ रोज़ उसमें और एक्सट्रैक्ट करके पानी भरते हैं। तो हमने जो देखा कि हमें हुम्मस लगती है, चिपचिपाहट सी होती है, तो ये रीज़न है। मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जो हमारी ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये सारा जब प्रोसेस हम इसको चेंज कर देंगे, जैसे कहा गया था कि जो पैडी है ये किसान के बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, जैसे प्रॉफिट आया इसको, फिक्स्ड सेल थी कि हाँ सरकार ने ख़रीदना है तो लगाई गई इसको। लेकिन अगर इसकी ये एक प्रैक्टिस हम चेंज कर दें कि उसकी पडलिंग बंद करके उसको या रिजिस पे लगा लो, DSR कर लो, या सिंपली सुहागे मार के पानी छोड़ के भी लगा दो, लेकिन पडलिंग ना करो, क्योंकि वो जो एक थिक लेयर बन जाती है नीचे, जिसको हम बोलते हैं कि लेंटर लग गया, सील लॉक हो जाती है पूरी, जो पानी नीचे रिप्लेनिश ही नहीं करेगा, ऊपर वाला पानी एवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है आपका, फिर उसको आप और भर रहे हो,
मैं ये नहीं कहता कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, इवेंचुअली जब होगा सबके सामने आ जाएगा। पानी ख़त्म हो रहा है, ये बहुत बड़े बड़े साइंसदानियों की रिपोर्ट है। मतलब नासा तक इन्वॉल्व हो गया इसमें, उन्होंने तक कह दिया कि ये डार्क जोन बन गए भाई, अब तो सुधर जाओ, अब तो मान लो बात। लेकिन हमारे लोगों की त्रासदी ये है ना कि जब तक मौत से डर तब तक नहीं लगता जब तक मौत दरवाजे पे ना आ जाए। जैसे वो दरवाजे पे आती है तभी भगवान भी याद आ जाता है, तभी सारी गलतियाँ भी याद आ जाती हैं, उन गलतियों का हल भी निकलना शुरू हो जाता है खुद के दिमाग में। लेकिन पहले नहीं हम सोचते। सो हमारी तो साधुगढ़ फार्म की हमेशा से यही एक अपील रही है सब किसानों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती को कुदरती स्रोत पे लेके आओ। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही अपनी प्रैक्टिस को टोटली चेंज कर दो। आप 20%, 10%, 30% कुछ कुछ हिस्सा चेंज करना शुरू करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास। अगर कोई 15 साल कह रहा है, कोई 20 साल कह रहा है, कोई 10 साल कह रहा है, मैं आपको कोई भी फिक्स टाइम नहीं दे रहा कि इतनी देर में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारी नज़रिए में, जब मैं मतलब 3-4 साल का था तो मैं अपने फार्म पे आता था, यहाँ पे छुट्टियों में कह लो, स्कूल से छुट्टियाँ हुई, यहाँ पे आए खेलने, तो हम क्या देखते थे कि थोड़ा सा भी किया, जैसे पानी मोटरें चलती थी ना, पक्खे ऊपर ही पड़े होते थे, वो खूबियों का सिस्टम था। वो चीज़ मैंने अपनी आंखों से, ठीक है मेरी एज उस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही बचपने में देखा जब ट्रैक्टर के साथ खेलने की उम्र थी उस टाइम में। लेकिन उस टाइम से आज 25 साल का डिफरेंस है। जो पानी ये मान लो कि 10 फुट पे था, वो पानी आज 90 फुट पे चला गया। संगरूर के कुछ इलाके हैं, मेरे को कई फार्मर्स का कॉल आता है, वहाँ 700 फुट पे भी पानी है। मोहाली चले जाओ आप, यहाँ पे 650-700 फुट पे है। तो जहाँ पे 700 फुट पे पानी चला गया, वहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनके जो रूट्स हैं, वो कहाँ तक पानी खींच पाएंगे? वो तो बारिश पे डिपेंडेंट हो गए। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ट्रेंड दिख रहा है कि सारे मौसम को शिफ्ट लग रही है, इस बारी गर्मी कितनी जल्दी पड़ गई, तो वैसे ही ये प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये ट्रीज कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? हमें अपनी खेती की प्रैक्टिस को चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हो कि इस चीज़ को कुदरत के हवाले करना चाहिए, ये जो सारी फार्मिंग है। और पंजाब सरकार कह रही है कि किसानों को नए उपकरण दिए जाएंगे। बात की जाती है पानी की, कि जो पानी लगातार कम हो रहा है, डाउन टू अर्थ जा रहा है पानी। और जो आपकी तरफ से आपके फार्म, जो आपका फार्म है, उसमें एक चीज़ यूज़ होती है, रेन गन। उसका क्या मतलब क्या है? क्योंकि रेन गन पानी भी बचा रहा है किसानों को, लेकिन बहुत कम यूज़ कर रहे हैं पंजाब के लोग इस चीज़ को। इसका फ़ायदा क्या है रेन गन का? देखिए, पहले तो आपने ये बात की कि पंजाब सरकार इनिशिएटिव ले रही है पानी बचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, इंसानियत के तौर पे हमारी गुरबानी है जो, उसमें भी कहा गया है पानी को पवन का दर्जा दिया गया। अगर हम उस फ़लसफ़े को देखें तो हमारा पानी, हमारी धरती, हमारी हवा, ये इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती स्रोत हैं। इसके बिना आप नहीं जी सकते। आपको ज़िंदगी बिताने के लिए ज़मीन भी चाहिए, आपको मिट्टी भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ऑक्सीजन उसी से लोगे ना। ये एक मानसिकता बन चुकी है कि जब तक कोई सरकार आपके गेट पे आके नहीं कहती ना कि आपको हम ये चीज़ सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, आप ले लीजिए, उसका बहुत ज़्यादा शोषण नहीं हो, तब तक लोग नहीं करते। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आती, हमने 2006 में रेन गन लगवाई, 2006 में तो हमने लगवाई, मेरे फादर ने ये क्वेश्चन खड़ा किया था वहाँ पे जब रामविलास पासवान जी मिनिस्टर होते थे। तो रेन गन इरिगेशन पे उस टाइम पे 80% सब्सिडी दी गई, वो आज तक चलती आ रही है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये वो आज तक कंटिन्यूड है, लेकिन लोग नहीं लगवाते। उनके मन में जब तक ये है ना कि उसकी एडवर्टीजमेंट इतने बड़े लेवल पे ना हो। अब जैसे डायरेक्ट सोइंग की चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इन्वॉल्व हो गए, कहा कि यार आप करो, उन्होंने अपने गांव में जाके किया। जब एक बड़ा ऑफिस, कोई एक बड़ी पोस्ट पे बैठा बंदा खुद उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है चीज़ का, तो आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब में डीएसआर का एक ट्रेंड चल गया। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, डीएसआर पहले भी होती थी, लेकिन अब उसका ट्रेंड एक शिफ्ट देखने को मिला किसानों में, एडवर्टीजमेंट बढ़ने लगी। सेम वे जो रेन गन इरिगेशन है हमारी, जैसे आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि एक छोटे से सुराख में, मतलब एक इंची के सुराख में से
पूरे खेत को पानी जा रहा है। कंपैरेटिवली कहाँ हम जो हमारा नॉर्मल ट्यूबवेल है वो 6 से 7 घंटे खेत में चलता है, जी तो फिर उसका पानी भरता है, फिर अगले खेत में जाता जी। है। कंपैरेटिवली जो रेन गन है हमारी, हम 35 मिनट एक खेत में चलाते हैं। 2 रेन गनें कलेक्टिवली 35 मिनट चलती हैं और ये 1.5 एकड़ एरिया कवर करती हैं। मतलब ये 90 से 120 फीट तक पानी को दूर मारता है। 360 डिग्री घूमता है। जी। तो अगर उसका बना के देखें तो ये तकरीबन हमारा जो आइडिया है, एक रेन गन 1.25 एकड़ कवर करती है। तो कितना पानी बच गया? फिर परसेंटेज का हिसाब तो आपकी टीम शायद लगा ले बेहतर, ठीक है? तो बहुत ही ज़्यादा पानी की बचत है, बिजली की बहुत ज़्यादा बचत है। अगर मेरी मोटर ही सिर्फ एक खेत में मेरे को 35-40 मिनट चलानी पड़ रही है, कितनी बिजली बच गई? कंपैरेटिवली एक खेत में 5 से 7 घंटे चल रही है, कितना डिफरेंस आ गया? उतनी देर में तो मैं अपने 10 एकड़ पूरे कर लूँगा। तो जिस तरह आपने बताया कि रेन गन पानी भी सबसे बड़ी चीज़ पानी की ये पानी बचाती है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है? अगर जब हम बिजाई करते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसे? इसका इस्तेमाल जो कोई, अब जैसे कोई सब्जियों की खेती करता है या कोई ऐसी जैसे कनक है, जो भी फसलें जिनको कंट्रोल्ड वाटर चाहिए, पैडी इज़ समथिंग एल्स, ये एक्सेप्शनल फसल है, इसको तो एक प्रथा बना दी गई है कि पानी खड़ा के रखना है, इसको भी वैसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बूटे को, पौधे को सिर्फ सलाब चाहिए। अब आपको पानी के 2 गिलास पीने हैं, आप कैसे पियोगे? आप गिलास पकड़ोगे, 1 सिप 2 सिप, आधा गिलास पिया, गिलास रख दिया, फिर पी ले। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो एक ही बार में गिलास पी लोगे। फिर दूसरे गिलास को पीने के लिए आप थोड़ा टाइम देखोगे ना, जब आपको ज़रूरतमंद फील हो रहा है। वही सेम प्लांट का है। हम क्या करते हैं, उसको इतना पानी एक्सेस दे के रखते हैं, उसकी क्वालिटी है पैडी की कि वो खड़े पानी में भी हो सकता है, जितना मर्जी पानी आ जाए, फ्लड आ जाए, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन दैट डजंट मीन इट हैज़ टू बी फिल्ड ऑल द टाइम। उसको भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। सेम जैसे वीट है हमारी, उसको पानी बहुत थोड़ा थोड़ा चाहिए, हिसाब से चाहिए। तो हम वीट में अपनी टोटली रेन गन से इरिगेशन करते हैं, उससे हमारा बहुत बड़ी मात्रा में पानी बचता है, बिजली बचती है। और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये विनती करना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों ने भी और इस सरकार ने भी रेन गन इरिगेशन पे 80% सब्सिडी जारी है, वो लगातार मिल रही है। आप अप्लाई करें। अगर आपको कोई बंदा नहीं मिल रहा, या अगर आपको कोई बोल रहा है कि इतनी सब्सिडी नहीं है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें। मैं आपका रेन गन 80% सब्सिडी पे आपके लगवा देता हूँ। धन्यवाद। तो मेरे साथ अमरिंदर सिंह साधुगढ़, जिन्होंने अगर बात की जाए तो फार्मिंग की आधुनिक तरीके से अलग ही से नया मोड़ दिया है। इसी जो अगर बात की जाए तो पैडी की फसल हो, धान की फसल हो, तो सीधी बिजाई करके इन्होंने काम शुरू किया। और आज और लोगों को भी इस चीज़ का मैसेज लगातार दे रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ की इससे जो ये फसल है इसे कैसे करना चाहिए, किस तरह से ये काम देती है और कितना मुनाफा, झाड़ भी इसका कितना होता है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं अभिषेक मैंड्रो, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।